इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें ई कॉम ऑप्शन का कैसे यूज़ करना है अपने ईयर फॉर यू सॉफ्टवेयर में। ठीक है, अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं या ई कॉमर्स एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो यहाँ पे अभी हमने जो है एक टैब में अपना ईयर फॉर यू सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, हम देख सकते हैं। और हमारे नेक्स्ट टैब में यहाँ पे हमारी वेबसाइट हमने यहाँ पे ओपन की हुई है। तो ये हमारी जो वेबसाइट है ये हमारे ईयर फॉर यू सॉफ्टवेयर से लिंक्ड है। हम इसको देखेंगे कि वेबसाइट को अपने किस तरह से मैनेज करना है हमें। सो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक ब्लैक रिबन में ई कॉम ऑप्शन अवेलेबल है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ई कॉम ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हम मेन्यूज़ देख रहे हैं हमारे, जैसे कैटेगरी लिस्ट, कॉम्बिनेशन लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को मैनेज करते हैं या अपनी एप्लीकेशन को मैनेज करते हैं। सो हम अभी अपनी वेबसाइट पर स्विच करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है और अभी हम अपनी वेबसाइट के होम स्क्रीन पर हैं। ये हमारी होम स्क्रीन है जैसे कि हम देख पा रहे हैं। सो होम स्क्रीन के अंदर यहाँ पे जैसे हम ऊपर देख रहे हैं टॉप में, तो हमारी जो कैटेगरीज़ हैं, जो हमने कैटेगरीज़ क्रिएट की हुई हैं वो हमारी यहाँ पे शो हो रही हैं, कैटेगरीज़ विद सब कैटेगरीज़। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारी आती है कि हमें अगर कोई कैटेगरी बनानी हो, हमें कोई न्यू कैटेगरी इस लिस्ट में जो ऑलरेडी यहाँ पे लिस्ट दिख रही है हमें कैटेगरीज़ की, ठीक है, इसमें हमें कोई न्यू कैटेगरी ऐड करना हो तो उसकी क्या प्रोसेस है। सो हम ई कॉम ऑप्शन में देखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है कैटेगरी लिस्ट, जो ऑलरेडी ओपन है हमारे सामने। ठीक है, यहाँ पे हम सेवरल कैटेगरीज़ देख रहे हैं, डिफरेंट पेजेस हैं हमारे पास, अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे क्रिएटेड है। अगर हमें कोई न्यू कैटेगरी बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऐड न्यू का बटन है ब्लू कलर का, इसमें हमें क्लिक करना होता है। हमारा ये ऐड न्यू कैटेगरी का पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है कैटेगरी नेम। हम जो भी कैटेगरी बनाना चाहते हैं उसका हमें यहाँ पे नेम डिफाइन करना होता है। ठीक है, हम यहाँ पे कोई कैटेगरी बना लेते हैं कैट 1 करके, ये हमारी कैटेगरी का नेम हो गया। सेकंड है पेज टाइटल। तो पेज टाइटल में जो हमने कैटेगरी नेम दिया हुआ है वही हम पेज टाइटल के अंदर कॉपी करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको CAT1 कर देते हैं, कैटेगरी 1 एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर कैट 1 कर दिया हमने इसको। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा पेरेंट कैटेगरी का। पेरेंट कैटेगरी हमारी मेन कैटेगरी होती है जिसके अंडर हम ये कैटेगरी बना रहे हैं। सो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें ये अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर हम न्यू कैटेगरी बना रहे हैं तो पेरेंट कैटेगरी में हमें सर्च करना होगा शॉप बाय कैटेगरी। शॉप बाय कैटेगरी, देखिए हमने यहाँ पे शॉप सर्च किया है तो शॉप बाय कैटेगरी ऑटोमेटिक सर्च होकर नीचे आ गया है। इसको हम क्लिक करके ऐड करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमने ये प्रोसेस फॉलो नहीं की तो हमारी कैटेगरी क्रिएट नहीं होगी, उसका वेबसाइट पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सो हमें एग्जैक्टली यही प्रोसेस को फॉलो करना है। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे कैटेगरी का नेम दिया है, वही नेम हमने पेज टाइटल में दिया है। इसके बाद हमने पेरेंट कैटेगरी में सर्च किया है शॉप बाय कैटेगरी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे आता है कैटेगरी की इमेज अपलोड का। अगर हम कैटेगरी जो क्रिएट कर रहे हैं, न्यू कैटेगरी बना रहे हैं, इसकी इमेज अपलोड करना है तो हम ब्राउज करके इसको अटैच कर सकते हैं। अभी हम कोई इमेज नहीं डालेंगे इसके अंदर, हम डायरेक्टली इसको सेव करेंगे। हमने इसको सेव किया, हमारे पास सक्सेसफुली सेव्ड का मैसेज यहाँ पे आ गया है, इसको हमने ओके किया। अब हम यहाँ पे इस लिस्ट में चेक कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं हमारी कैटेगरी क्रिएट हुई है कि नहीं। हम इसको CAT1 टाइप करते हैं यहाँ पे, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारी कैटेगरी 1 यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। सो ये प्रोसेस हमारी है न्यू कैटेगरी क्रिएट करने की। अब इसके अंदर सेकंड स्टेप आती है हमारी कि हम कैटेगरी के अंडर कोई सब कैटेगरी बनाना चाहते हैं, यानी हम लेवल 2 तक कैटेगरी को लेके जाना चाहते हैं। पहले हमारे पास एक मेन कैटेगरी हो, उसके अंदर हम कोई सब कैटेगरी को रखना चाहते हैं, तो उसकी क्या प्रोसेस है। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो बटन है ऐड न्यू का बटन, हमें इसी को यूज़ करना होगा। हम इसको एडिट मोड में ओपन नहीं करेंगे, जो हमने कैटेगरी बना ली है इसको हम बिल्कुल एडिट नहीं करेंगे। हमें अच्छे से ध्यान रखना है, हमें सब कैटेगरी बनाने के लिए भी ऐड न्यू पे जाना पड़ेगा। हम ये ऐड न्यू के बटन पे फिर से क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में वही पेज वापस ओपन हो गया है जहाँ से हम न्यू सब कैटेगरी को ऐड करेंगे। जो हमने कैटेगरी बनाई है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो कैटेगरी क्रिएट की है पहले हम उसका रिफ्लेक्शन देखेंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर। सो हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट में स्विच कर लेते हैं। इसको हम वेबसाइट को एक बार रिलोड कर लेते हैं हमारी। अब हम यहाँ कैटेगरी लिस्ट में देख पा रहे हैं कि ऊपर एक कैट 1 नाम की कैटेगरी आ गई है जो हमने क्रिएट की थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एक कैटेगरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। हमने देखा कि इसमें लाइव रिफ्लेक्शन होता है, जैसे ही हम कोई कैटेगरी क्रिएट करके सेव करते हैं उसका लाइव रिफ्लेक्शन होता है, वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। अब हम यहाँ पे कुछ और कैटेगरीज देख रहे हैं जिसमें एक ड्रॉप डाउन है। यहाँ पे उस ड्रॉप डाउन के अंदर जब हम कर्सर रखते हैं तो कुछ उसके अंदर अदर ऑप्शंस आते हैं। तो ये अदर ऑप्शंस एक्चुअली सब कैटेगरीज हैं। जैसे ब्रेकफास्ट एंड डेयरी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये ब्रेकफास्ट एंड डेयरी हमारी मेन कैटेगरी है, और जब हम इस पर कर्सर रखते हैं तो इसकी सब कैटेगरीज हमारे सामने आती हैं। जैसे कि डिफरेंट इसमें सब कैटेगरीज बनी है, फॉर एग्जांपल मिल्क प्रोडक्ट, ब्रेड, पनीर एक्सेट्रा। सो ये ब्रेकफास्ट एंड डेयरी के अंडर में बनी हुई सब कैटेगरीज हैं। इसको अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं हमारी कैटेगरी लिस्ट के अंदर वापस जाके,
अगर हम ये ब्रेकफास्ट यहाँ पे टाइप करते हैं तो हम यहाँ देख पा रहे हैं जैसे ब्रेकफास्ट एंड डेयरी हमारी मेन कैटेगरी है। अब ब्रेकफास्ट डेयरी के अंदर मिल्क प्रोडक्ट भी हैं, ब्रेड भी बनी हुई है, पनीर भी बनी हुई है, ये सब कैटेगरीज हैं, ठीक है, जो हमारे ब्रेकफास्ट एंड डेयरी के अंदर क्रिएटेड है। इसी तरह से अगर हमें कोई सब कैटेगरी क्रिएट करना है तो हम पहले उस कैटेगरी को यहाँ सर्च करते हैं जिसमें हमें क्रिएट करना है। जैसे कैट 1 ये हमारी ऑलरेडी मेन कैटेगरी बनी हुई है। अब हमें इसके अंडर में अगर लेके आना है तो हम ऐड न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे, ध्यान रहे। अब कैटेगरी नेम के अंदर हमें सब कैटेगरी का नेम देना होता है, तो हम इसको SUBCAT1 कर देते हैं, ठीक है। सब कैटेगरी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, सब कैटेगरी 1, ठीक है, जैसे हम अपनी मेन कैटेगरी में क्रिएट करेंगे। दूसरा हमारा पेज टाइटल है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो कैटेगरी नेम है वो पेज टाइटल है वो सेम होना चाहिए, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं पेज टाइटल के अंदर, ये हमारा सेम हो गया है। अब पेरेंट कैटेगरी में हमें क्या सर्च करना है, हमें वो कैटेगरी सर्च करना है जिसमें हम ये सब कैटेगरी बना रहे हैं। तो हमने जो अपनी मेन कैटेगरी बनाई है कैट 1, हम उसको सर्च करेंगे यहाँ पे। देखिए हमने यहाँ पे कैट 1 सर्च किया तो ऑटोमेटिकली हमारी यहाँ कैट 1 कैटेगरी आ गई है, ठीक है। इसको हम क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे ऐड हो गई है। अब यहाँ नीचे हमारा कैटेगरी का जो इमेज है उसकी अपलोडिंग का ऑप्शन है। ये जो इमेज अपलोड है तो ये हमारा सब कैटेगरी अगर हम कोई क्रिएट करते हैं उसके लिए ये ऑप्शन, अगर हम उसकी कोई इमेज रखना चाहते हैं तो हम यहाँ डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। सो अभी इसका रिफ्लेक्शन नहीं है इसलिए हम इसको अपलोड नहीं करेंगे किसी इमेज को, हम सिर्फ सब कैटेगरी ही क्रिएट करेंगे। तो अब इसको हम सेव कर लेते हैं। हमारी सब कैटेगरी सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी सब कैट 1 जो हमने बनाई थी वो यहाँ पे हमारी शो हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इस तरह से हम लेवल 2 तक इसको बना सकते हैं, लेवल 3 तक भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम रिकमेंड यही करते हैं कि आप इसके लेवल्स कम से कम रखें ताकि आपके कस्टमर को जब ऑर्डर प्लेस करना हो तो उनको मल्टीपल कैटेगरीज में ना जाना पड़े कि पहले वो मेन कैटेगरी में जाएँ, फिर सब कैटेगरी में जाएँ, फिर थर्ड लेवल में जाएँ, उसके बाद वो आइटम को ऑर्डर करें, तो उनके लिए काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाएगी। तो इसको आप सिंप्लीफाइड वे में रखें अपने साथ में, और कम से कम इसमें लेवल्स आप क्रिएट करें, एक मेन कैटेगरी बना लें, एक उसमें सब कैटेगरी ऐड कर लें, तो आपके कस्टमर के लिए भी ईजी रहेगा अपने आइटम तक पहुँचना और ऑर्डर को प्लेस करना। तो हमारी यही रिकमेंडेशन है, इसमें आप कम से कम लेवल्स तक यूज़ करें। इसके बाद अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ और ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। पहले हम इसका रिफ्लेक्शन देखते हैं उससे पहले कि हमारी सब कैटेगरी यहाँ पे शो हो रही है कि नहीं। हम अपनी वेबसाइट पे स्विच कर लेते हैं, इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं पेज को। हमने पेज रिफ़्रेश कर लिया है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैट 1 जो हमारी मेन कैटेगरी थी, इसमें जब हम कर्सर रख रहे हैं तो यहाँ पे सब कैटेगरी भी हमारी शो हो रही है। हमने जो सब कैटेगरी क्रिएट की हुई है, ठीक है। अब हम इस सब कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास जो पेज आएगा, इसमें जो भी हम आइटम्स मैप करेंगे वो हमें इस पेज पे मिलेंगे, सब कैटेगरी के अंडर मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमें किस तरह से इसमें आइटम ऐड करना है, आगे हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे हम कैटेगरी लिस्ट को थोड़ा सा और देख लेते हैं डिटेल में कि यहाँ पे क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं तो सीरियल नंबर है हमारा। इसके बाद कैटेगरी नेम से जो भी हम कैटेगरीज और सब कैटेगरीज बना रहे हैं तो ये कैटेगरी नेम्स में हमारे पास यहाँ पे मिल जाती है इसकी डिटेल्स। इसके बाद यहाँ पे एक्शन का बटन है। एक्शन का बटन हमारा एडिटिंग का बटन होता है। हम अगर कोई एडिटिंग करना चाहते हैं अपनी जो कैटेगरीज हमने क्रिएट कर ली हैं, हम कैटेगरी को दूसरी कैटेगरी में क्रिएट करना चाहते हैं, जो सब कैटेगरी बना रहे हैं हम वो किसी उसकी मेन कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं या कोई नेम चेंज करना चाहते हैं कैटेगरी का, तो हम डायरेक्टली अपनी कैटेगरी को एडिट मोड में ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम सब कैटेगरी हमने जो क्रिएट की थी इसको हम एडिट मोड में ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम अगर कुछ नेम चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हम नेम भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर इसकी हम मेन कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं तो हम मेन कैटेगरी को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि ये कैटेगरी 1 में देखे हमें, हम किसी कोई और कैटेगरी यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अदर सर्च कर लेते हैं, हमने यहाँ पे मेन कैटेगरी चेंज कर दी है। इस मेन कैटेगरी को चेंज करने के बाद हमने इसको सेव कर दिया है, इसको ओके किया हमने। अब हम अपनी वापस से वेबसाइट पे जाते हैं, एक बार वेबसाइट को हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अदर्स में हम देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी एक ABC नाम की सब कैटेगरी क्रिएटेड है, उसी के साथ साथ हमारी सब कैट 1 भी यहाँ पे क्रिएट हो गई है ना। यानी हमारी सब कैटेगरी की जो मेन कैटेगरी है वो चेंज हो गई है यहाँ पे, और कैटेगरी 1 में अब कोई सब कैटेगरी अवेलेबल नहीं है। पहले हमारी जो सब कैटेगरी थी वो कैटेगरी 1 में आ रही थी, अभी इसमें कोई भी सब कैटेगरी नहीं बनी हुई है। तो हम इस तरह से एडिटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है सीक्वेंस का। हम वेबसाइट पे वापस आते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारी जो कैटेगरीज बनी हुई हैं इसका एक सीक्वेंस है, अरेंज है अपने के ऑर्डर के अंदर यहाँ पे। तो अगर हम इसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी एंड स्टेपल्स जो है वो नंबर 3 पे आ जाए या नंबर 4 पे आ जाए, नंबर 4 वाली जो कैटेगरी है वो नंबर 7 पे चली जाए, तो इसका एक अरेंजमेंट करना चाहते हैं हम अपने अकॉर्डिंगली, तो इसको भी हम कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस का ऑप्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा शॉप बाय कैटेगरी हमेशा नंबर 1 पे रहता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते।
इसके बाद जो हम कैटेगरीज बनाते हैं, क्योंकि हर कैटेगरी के लिए जो मेन कैटेगरी है वो शॉप बाय कैटेगरी होती है, हम जानते हैं। तो हम जो कैटेगरीज अब बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम जो नंबर से सीक्वेंस है उसको यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, ये हमारे चेंजेबल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारी सेकंड नंबर पे जो कैटेगरी बेवरेजेस आ रही है, इसको हम रखना चाहते हैं नंबर 9 पे, या नंबर 9 वाली को हम रखना चाहते हैं नंबर 4 पे। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। हम जैसे ही यहाँ पे कोई नंबरिंग चेंज करते हैं, उसके बाद हम वापस अपने वेबसाइट के ऊपर आके इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो अब हम देख पा रहे हैं हमारी जो बेवरेजेस नाम की कैटेगरी थी वो अब नंबर 9 पे चली गई है। तो इस तरह से हम रीअरेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली जो भी हम सीक्वेंस चाहते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक स्टेटस का ऑप्शन होता है हमारे पास में, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैटेगरी के सामने सब में एक्टिव लिखा हुआ है, जो हमारे ये सारी कैटेगरीज हमारी एक्टिव हैं, इसलिए हमारी वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई कैटेगरी हमारी वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट ना करे, हम उसको डीएक्टिव करना चाहते हैं, इनएक्टिव करना चाहते हैं, हम डायरेक्टली एक्टिव के बटन पर क्लिक करके उसको डीएक्टिव भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ कैटेगरी सर्च कर लेते हैं, कोई चीज़ को हम डीएक्टिव करें। हम यहाँ पे कैट 1 सर्च कर लेते हैं जो हमने बनाई थी, इसमें से हमने सब कैटेगरी ऑलरेडी रिमूव कर दी थी। अब हम इसको डीएक्टिव करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली हम ये एक्टिव के बटन पे क्लिक करते हैं, ये क्लिक हो गया है। हम इसमें वापस से सर्च कर लेते हैं कैट 1। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इसका जो स्टेटस है वो डीएक्टिवेट हो गया है, और हम यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन भी चेक करते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। इसको हम वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, हमारी वेबसाइट रिफ्रेश हो गई, और हम यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो कैट 1 कैटेगरी हमने बनाई थी वो यहाँ से रिमूव हो गई है, ठीक है, यानी इनएक्टिव हो गई है। सो ये थी हमारी कैटेगरी लिस्ट, जिसमें हमने देखा कि हमें कैसे न्यू कैटेगरी बनाना है, कैसे हमें न्यू कैटेगरी में कोई सब कैटेगरी बनाना है, मेन कैटेगरी के अंदर किस तरह से हम इसको एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं और इसको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है कॉम्बिनेशन लिस्ट। इसको हम ओपन करते हैं कॉम्बिनेशन लिस्ट को। ये हमारी कॉम्बिनेशन लिस्ट ओपन हो गई है, हम देख पा रहे हैं। कॉम्बिनेशन लिस्ट हमें बताती है कि हमारे सॉफ्टवेयर में कितने आइटम्स एडेड हैं, कितने आइटम्स हमारे सॉफ्टवेयर में एडेड हैं, हमने कितने सॉफ्टवेयर की में आइटम्स की एंट्री की हुई है। तो सारे के सारे आइटम्स हमें इसी लिस्ट में मिलते हैं, कॉम्बिनेशन लिस्ट में, जितने भी आइटम आपके सॉफ्टवेयर में होते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन लिस्ट एक्चुअली हमें क्या बताती है और डिटेल्स। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो हमारे पूरे एक आइटम की डिटेल्स हमको पता चल रही है, जैसे कि बारकोड, आइटम नेम, HSN कोड, ब्रांड, साइज, कलर। सो ये हमें कंप्लीट डिटेल्स हमारी देखने को मिल रही है यहाँ पे। इसी के साथ साथ यहाँ पे करंट स्टॉक का ऑप्शन है, इससे हमें पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर कितना आइटम का कितना स्टॉक रखा हुआ है हमारे पास में। इसके बाद यहाँ पे एक इमेज का ऑप्शन है जिसमें वाई लिखा हुआ है, इट मीन्स कि इस आइटम की इमेज हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ कैटेगरीज लिखी दिख रही हैं, जैसे पर्सनल केयर, बाथ एंड बॉडी और अदर कैटेगरीज कुछ लिखी दिख रही हैं। इट मीन्स कि हमने इस आइटम को किसी कैटेगरी में मैप भी कर दिया है। अभी हम ये भी करके देखेंगे प्रोसेस किस तरह से मैप करना है या इमेज डालनी है। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है एसोसिएशन एंड एसोसिएशन का कॉलम। ये हमें बताता है कि क्या हमारा आइटम एसोसिएट हो गया है वेबसाइट के ऊपर, या हमने वेबसाइट के ऊपर किसी कैटेगरी में मैप कर दिया है। अगर हमने किसी कैटेगरी में इसको मैप कर दिया है तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर से एसोसिएशन लिखा हुआ आता है। अगर ये मैप नहीं हुआ है वेबसाइट के ऊपर या अपनी ई-कॉमर्स एप्लीकेशन के ऊपर तो यहाँ पे अनएसोसिएट लिखा आता है। अभी हम इसको भी चेक करेंगे डिटेल में। इसके बाद यहाँ पे आइटम का जीएसटी स्लैब है, इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना जीएसटी लगा है हमें यहाँ से पता चल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है एडिट का। अगर हम इस कॉम्बिनेशन को एडिट करना चाहते हैं, इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे एडिट का बटन है, हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही देखिए हमने क्लिक किया, हमारा आइटम जो है वो कॉम्बिनेशन एडिट में ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे अगर कोई इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं, कोई हम इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्टली चेंजेस करके इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है ऐड स्टॉक का। अगर हम अपने आइटम के अंदर या कॉम्बिनेशन में स्टॉक ऐड करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम ऐड स्टॉक के बटन पर क्लिक करके यहाँ से हम स्टॉक ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारा आइटम यहाँ पे ओपन हो गया है। जितना भी हमें स्टॉक ऐड करना है तो यहाँ पे क्वांटिटी का कॉलम है, हम अपने क्वांटिटी फिलअप करें, अपना जो भी सप्लायर है जिससे हम परचेस कर रहे हैं, हमारा अगर ओपनिंग स्टॉक है उसको सिलेक्ट करें, इसके बाद सेव कर दें। तो यहाँ से हम डायरेक्टली स्टॉक को भी ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर आइटम के लिए। इसके बाद स्टॉक डंप का ऑप्शन है। अगर हम अपने आइटम का जो स्टॉक है, क्वांटिटी है, उसको अगर डंप करना चाहते हैं तो डंप स्टॉक पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हमारा आइटम जो है वो पुश स्टॉक टू डंप वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता है। इसमें हमें पता चलता है कितनी अवेलेबल क्वांटिटी है हमारे पास में और हम कितनी डंप करना चाहते हैं। हम डायरेक्टली इतनी क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हैं जितनी भी हमें डंप करना है, उसके बाद हम इसको सेव कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटी हमारी सॉफ्टवेयर से डंप हो जाती है। अभी हम यहाँ पे कोई डंप नहीं कर रहे हैं, इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है एसोसिएशन का। एसोसिएशन में एक प्लस का बटन है जिस पर हम क्लिक करके अपने आइटम को मैप करते हैं या इमेजेस अपलोड करते हैं। तो इसका भी हम यूज़ देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ और जो ऑप्शन हैं उसको देख लेते हैं।
सो यहाँ पे सबसे टॉप में एक फ़िल्टर अवेलेबल है एसोसिएशन प्लस अनएसोसिएशन का, जो भी सिलेक्टेड है। यहाँ पे हम उन आइटम्स को देखना चाहते हैं जो हमने एसोसिएट कर दिए हैं ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे, तो हम डायरेक्टली एसोसिएशन का फ़िल्टर लगा सकते हैं यहाँ पे। अभी हमने देखिए एसोसिएशन का फ़िल्टर लगाया तो यहाँ पे सिर्फ उन आइटम की लिस्ट ओपन हुई है जो एसोसिएट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अनएसोसिएशन का। हम अगर अनएसोसिएशन का फ़िल्टर लगाते हैं तो यहाँ पे उन आइटम्स की लिस्ट आती है फ़िल्टर होके जो एसोसिएट नहीं हुए हैं। भले ही हम इमेजेस जल गई हैं उनकी, यहाँ पे वाई लिखा आ रहा है, बट आइटम किसी कैटेगरी में एसोसिएट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कैटेगरी के जो कॉलम है हम देख पा रहे हैं सब के सब एम्प्टी हैं, खाली हैं, ब्लैंक हैं। अगर हम दोनों ही आइटम्स देखना चाहते हैं जो एसोसिएट कर दिए हैं, जो एसोसिएट नहीं किए हैं, इसको हम एसोसिएट प्लस अनएसोसिएट का फ़िल्टर लगा के चेक कर सकते हैं। इसमें हमें कॉमन आइटम्स, बोथ आइटम्स पता चल जाते हैं जो एसोसिएट हो गए हैं और जो नहीं हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे ऐड कॉम्बिनेशन का ऑप्शन है। अगर कोई नया कॉम्बिनेशन ऐड करना चाहते हैं तो उस ऑप्शन पे हम क्लिक करके नया कॉम्बिनेशन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ से हमारा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे जनरेट कॉम्बिनेशन एक्सेल। अगर हमारी ये कॉम्बिनेशन की जो लिस्ट है हम इसको एक्सेल के अंदर इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली इसको निकाल भी सकते हैं। पूरा एक्सेल के अंदर हमारा डेटा ये आ जाएगा हमारे पास में। अब हम ये देखेंगे कि हमें एसोसिएशन कैसे करना है या मैपिंग कैसे करनी है। तो हम यहाँ पे कोई एक आइटम सर्च कर लेते हैं जिसकी एसोसिएशन नहीं हुई है। तो हमने एक आइटम क्रिएट किया था यहाँ पे शैम्पू 1000 नाम से। ये हमारा एक आइटम है जिसकी एसोसिएशन नहीं हुई है। हमने इसकी इमेज भी अपलोड नहीं करी है। यहाँ पे नो शो हो रहा है, एन शो हो रहा है यहाँ पे। इसकी एसोसिएशन के लिए हम यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं। हमारे पास ये पॉपअप विंडो ओपन हो गई है। इसमें कुछ ऑप्शन है हमारे पास में, जिसमें पहला ऑप्शन है कैटेगरी एसोसिएशन। कैटेगरी एसोसिएशन हमें लिस्ट बताती है जो भी हमने कैटेगरीज या सब कैटेगरीज बनाई हैं अपने सॉफ्टवेयर में। जैसे कि अभी हमने देखा था, तो जितनी भी कैटेगरीज सब कैटेगरीज हमने बनाई हैं वो हमें पूरी लिस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब हम अपने आइटम को किस कैटेगरी में देखना चाहते हैं, सो हम यहाँ पे उस कैटेगरी को सर्च कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो प्रोडक्ट है वो शैम्पू है, हम इसको हेयर केयर में देखना चाहते हैं जो कि पर्सनल केयर के अंडर में आता है। पर्सनल केयर हमारी मेन कैटेगरी है और हेयर केयर हमारी सब कैटेगरी है। इसी के साथ साथ हम किसी और भी कैटेगरी में इसको देखना चाहते हैं। सो यहाँ पे हम उस कैटेगरी को भी सर्च कर लेते हैं। जैसे हमने अदर्स के अंदर एक सब कैट 1 बनाई थी, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मल्टीपल कैटेगरीज में अगर हमें आइटम को देखना है तो हमने 2 कैटेगरीज में इसको मैप कर दिया है। इसको हमें सिंपली सेलेक्ट करना होता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आता है एट्रीब्यूट एसोसिएशन। एट्रीब्यूट क्या होते हैं हमारे, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको। एट्रीब्यूट हमारे फिल्टर्स होते हैं। बेसिकली हमारे डिफरेंट टाइप्स के अगर फिल्टर का यूज़ करके, जैसे हमारे कलर फिल्टर है, पर्टिकुलर कलर की हमें आइटम्स खोलने हैं, अगर हमने कलर डाला हुआ है या कोई टाइप है हमारा, ठीक है, तो पर्टिकुलर टाइप के अकॉर्डिंगली अगर हमें आइटम्स ओपन करने हैं या हमें सर्च रिजल्ट्स चाहिए तो हम एट्रीब्यूट बना सकते हैं, फिल्टर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 फिल्टर हमारे टाइप के अंडर में ब्लूटूथ और एक टेस्ट नाम का क्रिएटेड है। अभी हम आगे देखेंगे हमें एट्रीब्यूट कैसे बनाना है। सो यहाँ पे हमारे जो क्रिएट कर लेते हैं हम ऑलरेडी एट्रीब्यूट या फिल्टर, तो हमें उसकी लिस्ट मिल जाती है। अब जिस फिल्टर में हमको देखना है हम उसमें टिक कर लेते हैं। तो हमने टेस्ट में इसको एसोसिएट कर दिया है। टेस्ट में अपना जो आइटम है हमारा एट्रीब्यूट में हमने टेस्ट एट्रीब्यूट में एसोसिएट किया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन में मूव करते हैं हम जो है इन्फॉर्मेशन का। अब इन्फॉर्मेशन में हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, साइज चार्ट एट्सेट्रा, इस टाइप के हमें ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें हमें अपने आइटम की डिटेल्स को फिल करना होता है। जैसे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे डाल देते हैं शैम्पू 1000, ऐसा हमने डाल दिया है शैम्पू 1000 एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। अगर फुल डिस्क्रिप्शन भी आप देना चाहते हैं तो आइटम से रिलेटेड तो आप दे सकते हैं फुल डिस्क्रिप्शन। इसी तरह एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कोई फिलअप करना चाहते हैं ये भी आप इसमें ऐडअप कर सकते हैं। इसके बाद साइज चार्ट का ऑप्शन होता है हमारे पास में। अगर आपके प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें साइज चार्ट भी अवेलेबल है तो आप अपने सिस्टम से कोई भी साइज चार्ट अगर आपने क्रिएट किया हुआ है, जेपीजी फाइल हो सकती है वो, तो आप उसको डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे डिलीवरी डेज का होता है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमें नंबर ऑफ डेज़ की एक लिस्ट मिल जाती है। ये नंबर ऑफ डेज़ हमें बताते हैं कि इतने डेज़ में, इतने दिन में मिनिमम डिलीवरी हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली इससे इतना ही पता चलता है कि जो एक डिलीवरी डेज़ हैं कि इतने दिन में एक डिलीवरी आप कर देंगे। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद रिटर्न स्टेटस है कि आप इस आइटम को रिटर्न स्टेटस में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद शिपिंग चार्जेस हैं, अगर आप पर्टिकुलर आइटम के ऊपर शिपिंग चार्ज लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अभी हमारे शिपिंग चार्जेस का जो मॉड्यूल है वो अलग है, हमें भी आगे जाके देखेंगे किस तरह से वो काम करता है। इसके बाद यहाँ पे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है। अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, उसकी इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हैं तो इस कॉलम को आप यस कीजिए। यहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं अपनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट की। अगर नहीं है तो उसको नो कर दीजिए। इसी के साथ साथ की फीचर है, अगर आपके पास कोई की फीचर्स हैं, आपकी डिटेल्स इस टाइप की आइटम की आपको ऐड करना है तो उसको भी आप यस कीजिए। ये भी आपका टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पे आप की फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं।
इसी के साथ साथ यहाँ पे ऑफर मोड का ऑप्शन है, क्या आप इस आइटम को ऑफर मोड में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। अभी हम ये जो ऑफर मोड का जो फीचर है, सो ये भी थोड़ा सा अंडर डेवलपमेंट है, तो इसको हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह से ऑफ़र के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है ऑफ़र में आइटम को डिस्काउंट लेने के लिए। अभी हम आगे जाके इसको देखेंगे। सो अभी हमने सिर्फ इसमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड किया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास में आता है इमेजेस अपलोड का। अभी देखिए हमारे प्रोडक्ट की कोई भी इमेज अपलोड नहीं है, तो हम यहाँ पे कोई इमेज अटैच कर लेते हैं। हम ब्राउज कर लेते हैं सिस्टम से। ओके, यहाँ पे एक इमेज हैगी हमारे पास, ठीक है, ये एक इमेज है हमारे पास, हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी एक इमेज आ गई है, ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया इमेज को। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इमेज अपलोड बाय यूआरएल। इमेज अपलोड बाय यूआरएल के अंदर हमारे पास एक टेक्स्ट, एक बॉक्स रहता है, जिसमें अगर आपको ऑनलाइन कभी आप अगर इंटरनेट सर्फिंग कर रहे हैं और आपको अगर कोई इमेज पसंद आती है, तो आप डायरेक्टली इमेज का यूआरएल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि वो इमेज ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट के ऊपर ऐड हो जाती है। तो आप मैक्सिमम आप यहाँ पे 5 इमेजेस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इमेज अपलोड से भी आपको ध्यान रखना है कि मैक्स टू मैक्स आप 5 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। सो अभी हम ये डिटेल्स को सेव करते हैं हमारे साथ। ये हमने डिटेल्स सेव कर ली हैं। अब हम इस पेज को एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। हमारा पेज रिफ़्रेश हो गया है। वापस से हम आइटम को सर्च करते हैं। ये हमारा आइटम आ गया है। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि जो आइटम है हमारा वो एसोसिएट हो गया है। हमने किस किस कैटेगरी में एसोसिएट किया है इसको, पर्सनल केयर में जो हेयर एंड केयर है, उसके बाद अदर्स में जो सब कैट 1 है, तो यहाँ पे वो कैटेगरीज भी आ गई हैं जिसमें हमने इसको एसोसिएट किया है। इसके बाद यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है जो वाई हो गया है, पहले ये एन था, हमने इमेज नहीं डाली हुई थी। इसमें हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे वो इमेज भी देखने को मिलती है जो हमने इसमें अपलोड की हुई है इस प्रोडक्ट के लिए। सो ये है बेसिकली हमारा कॉम्बिनेशन लिस्ट, जिसमें हम अपने आइटम को एसोसिएट करते हैं, मैप करते हैं, इसकी इमेजेस अपलोड करते हैं, डिटेल्स को फिलअप करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसके बाद हमारा आता है ऑर्डर लिस्ट का। सो ऑर्डर लिस्ट हमें बेसिकली बताती है जो भी ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है। सो इस ऑप्शन को हम देखेंगे आगे चल के, जब हम पहले देख लें कि अब मैनेज कैसे करना है एप्लीकेशन को, क्योंकि ऑर्डर प्रोसेसिंग लास्ट स्टेप होती है। उससे पहले हमें देखना होता है कि हमें अपनी एप्लीकेशन को या वेबसाइट को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। सो हम इस ऑप्शन को भी स्किप करते हैं। हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं जो है मैनेज पिन कोड। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑलरेडी कुछ पिन कोड्स हमारे यहाँ पे लिस्ट में एडेड है। अगर हमें कोई न्यू पिन कोड ऐड करना है, पिन कोड बेसिकली हम क्यों ऐड करते हैं, पिन कोड हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि उस पिन कोड से हमें ऑर्डर रिसीव होता है। अगर हमारा पिन कोड कस्टमर हमारे अगर किसी पिन कोड से आपको ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं या रजिस्टर कर रहे हैं, और अगर वो पिन कोड आपकी इस लिस्ट में आपने ऐड नहीं किया है, तो इस केस में आपको ऑर्डर रिसीव नहीं होगा, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर अगर पिन कोड से ऑर्डर्स लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हर जगह से ऑर्डर्स ना मिलें, आपको पर्टिकुलर जगहों से ऑर्डर मिलें, तो वो पिन कोड्स आपको यहाँ पे ऐड करना होते हैं। तो जब आपके कस्टमर उस पर्टिकुलर पिन कोड के होते हैं और अगर वो आपको ऑर्डर देते हैं, तभी आपको ऑर्डर रिसीव होता है। सो पिन कोड ऐड करने के लिए सिंपल है, यहाँ पे हमें पिन कोड एंटर करना होता है XYZ जो भी हमारा पिन कोड है। इसके बाद हमें यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करनी होती है, किस स्टेट से बिलोंग करता है वो पिन कोड। स्टेट के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे सिटी सेलेक्ट करनी होती है। जैसे हम यहाँ पे अगर कोई स्टेट सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे MP सेलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास MP की जो सिटीज़ हैं उसकी लिस्ट आ गई है। अब जो भी इसमें MP की सिटी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। उस सिटी में कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन है तो हम यहाँ पे लोकेशन या एरिया डाल सकते हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे होता है पेमेंट टाइप। इस पर्टिकुलर पिन कोड पे हम क्या पेमेंट टाइप रखना चाहते हैं, हम कैश ऑन डिलीवरी रखना चाहते हैं या हम ऑनलाइन पेमेंट रखना चाहते हैं, यहाँ पे कस्टमर हमको ऑनलाइन पेमेंट करे, या फिर हम दोनों ऑप्शन देना चाहते हैं कि जब कस्टमर इस पिन कोड से ऑर्डर प्लेस करे तो उनके पास दोनों ऑप्शन रहें, कैश ऑन डिलीवरी भी और ऑनलाइन भी। तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे पिन कोड ऑलरेडी क्रिएटेड है जो हम लिस्ट में देख रहे हैं। अगर किसी पिन कोड को हमें एडिट करना है तो यहाँ एक्शन के बटन में हमारे पास एडिट का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसको हम क्लिक करके जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा पूरा जो पिन कोड की डिटेल्स है वो यहाँ पे ओपन हो गई है। हम इसमें जो भी एडिटिंग करना चाहें हम यहाँ पे डायरेक्टली एडिट करके इसको सेव कर सकते हैं। सो ये था हमारा मैनेज पिन कोड ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है एट्रीब्यूट लिस्ट। इसको हम ओपन करते हैं एट्रीब्यूट लिस्ट को। सो जैसे कि हमने देखा था आइटम मैपिंग के दौरान कि हमें अगर कोई फ़िल्टर में अपने आइटम को मैप करना होता है कि पर्टिकुलर फ़िल्टर का हम यूज़ करें तो हमारा आइटम सर्च होके आए, तो वो एट्रीब्यूट कहलाता है। वो एट्रीब्यूट हम ये एट्रीब्यूट लिस्ट से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है एट्रीब्यूट लिस्ट के नाम से, यहाँ से हम वो एट्रीब्यूट या फ़िल्टर को क्रिएट करते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं ऐड न्यू का बटन है हमारे पास।
इसको हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पेज ओपन हो जाता है जिसमें एट्रीब्यूट नेम हमें फिल करना होता है। हम जो भी XYZ एट्रीब्यूट बनाना चाहते हैं हम उसका नेम यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद एट्रीब्यूट टाइटल है, इसको भी हमें सेम रखना होता है, ठीक है, इसको भी हमें सेम रखना होता है एट्रीब्यूट टाइटल को। इसके बाद आती है एट्रीब्यूट पेरेंट कैटेगरी। हम यहाँ पे एट्रीब्यूट को सर्च करते हैं जो उसकी पेरेंट कैटेगरी होती है। जैसे हमारे पास टाइप का एक एट्रीब्यूट क्रिएटेड है तो हम यहाँ पे टाइप सर्च कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे टाइप सर्च करके इसको ऐड करेंगे और सेव करेंगे तो ये XYZ कैटेगरी हमारी टाइप के अंदर क्रिएट हो जाएगी, यानी टाइप का जो फिल्टर है उसके अंदर ये वाली हमारी एट्रीब्यूट जो है, नया एट्रीब्यूट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इसको सेव कर लेते हैं अपने एट्रीब्यूट को। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि टाइप के अंडर में हमारा एक XYZ जो एट्रीब्यूट है, फिल्टर है, वो क्रिएट हो चुका है। अभी इसमें हमने XYZ में कोई आइटम को मैप नहीं किया है, हमारा जो आइटम मैप है वो टेस्ट में मैप्ड है, ठीक है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है मैनेज डिलीवरी बॉय कोरियर सर्विस। मैनेज डिलीवरी बॉय कोरियर सर्विस का जो ऑप्शन है ये हमने उसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक डिलीवरी बॉय की लिस्ट है और एक हमारे पास कोरियर की लिस्ट है जो हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो हम अगर डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी बॉयज़ का यूज़ कर रहे हैं या हम कोरियर सर्विस का यूज़ कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसको क्रिएट करने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं मैनेज डिलीवरी बॉय कोरियर का ऑप्शन है। यहाँ पे हमें सबसे पहले डिलीवरी टाइप सेलेक्ट करना होता है कि हम डिलीवरी बॉय क्रिएट करना चाहते हैं या हम कोरियर क्रिएट करना चाहते हैं। अगर डिलीवरी बॉय क्रिएट करना है तो यहाँ डिलीवरी बॉय सेलेक्ट करेंगे, ये वाली डिटेल्स फिलअप करेंगे जैसे कि नेम, मोबाइल, ईमेल, और अगर कोई हमने ईमेल पासवर्ड उनको दिया हुआ है तो उसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टेट और सिटी सेलेक्ट करेंगे हमारे डिलीवरी बॉय की, उसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारा डिलीवरी बॉय यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारे डिलीवरी बॉय 1 एंड डिलीवरी बॉय 2 क्रिएटेड है ऑलरेडी। अगर हमें कोई कोरियर सर्विस को क्रिएट करना है तो यहाँ डिलीवरी बॉय की जगह हमें सेलेक्ट करना होगा कोरियर डिलीवरी टाइप में, और डायरेक्टली हम यहाँ पे सिर्फ कोरियर का नाम दे के सेव करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पे कोरियर सर्विस क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और जो अगर आप क्रिएट कर लेते हैं ऑलरेडी, अगर उसमें कोई एडिटिंग करनी है तो डायरेक्टली यहाँ पे एक्शन का बटन अवेलेबल है, इसको एडिट मोड में ओपन करिए, जहाँ पे आपको जो भी एडिटिंग करनी है उसको आप एडिट करके सेव कर सकते हैं। तो ये एडिटेबल भी होता है, आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डाल दी है तो आप डायरेक्टली इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है स्लाइडर इमेज अपलोड का। इसको हम ओपन करते हैं। स्लाइडर इमेज अपलोड, अब हम यहाँ पे हम देख रहे हैं स्लाइडर इमेज अपलोड का जो पेज है ये हमें यूज़फुल होता है कि हम अपने वेबसाइट के लिए या एप्लीकेशन के लिए एक बैनर इमेज डालना चाहते हैं, या हम स्लाइडर इमेज जो हमारी होम स्क्रीन पे आती है अगर वो हम ऐड करना चाहते हैं तो हम इसी ऑप्शन से ऐड करते हैं। तो अभी हम अपनी वेबसाइट पे स्विच करते हैं। पहले हम होम स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ पे हमारी होम स्क्रीन आ गई है। अभी हम देख रहे हैं हमारे सामने जो इमेज है ये हमारी स्लाइडर इमेज है, ये ऑटोमेटिकली स्लाइड होती है। ये देखिए सेकंड इमेज आ गई है हमारे पास में, ये फिर से स्लाइड हुई है, हमारे पास फर्स्ट इमेज आ गई है, यानी अभी सिर्फ 2 ही इमेजेस हमारी एडेड है जो कि हम देख पा रहे हैं। हमें अगर कोई इमेज यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे हमारे पास ब्राउज का बटन है, उसके साथ साथ साइज़ भी लिखा हुआ है कि किस साइज़ में हमें ऐड करना है। तो अभी हम जैसे वेबसाइट की बात कर रहे हैं तो हम वेब स्लाइडर इमेज के अंदर ब्राउज करेंगे अपने सिस्टम से कोई इमेज को। यहाँ पे हमारे पास एक देखिए स्लाइडर है, इसको हम ऐड करते हैं, इसको ओपन करते हैं। इसके साथ साथ अगर एप्लीकेशन में अब भी आप यूज़ कर रहे हैं, अगर एप्लीकेशन में डालना चाहते हैं तो आप ब्राउज कर सकते हैं यहाँ से, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर कोई एप्लीकेशन में आप डालना चाहते हैं तो हम दोनों में डाल लेते हैं। वेबसाइट का रिफ्लेक्शन तो हमें अभी दिख जाएगा, अभी एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहा है तो हमें इसका रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके बाद नीचे हमें टाइप सेलेक्ट करना होता है कि हम जो टाइप है अपना इमेज का वो एज अ होम स्लाइडर रखना चाहते हैं या फिर ऑफर स्लाइडर रखना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम इसको होम स्लाइडर रखेंगे। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। ये हमारी स्लाइडर इमेज ऐड हो गई है यहाँ पे, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है। इसके बाद नीचे हम और देखें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं हमारे पास में, जैसे कि डिलीट का ऑप्शन है। अगर हम स्लाइडर इमेज को डिलीट करना चाहते हैं डायरेक्टली हम यहाँ क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद एक सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन है। हम हर इमेज के सामने एक बॉक्स देख रहे हैं कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे हम अगर कोई कैटेगरी सर्च करेंगे, अब इसका मीनिंग ये है कि हम पर्टिकुलर जो अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेज है उस पर अगर क्लिक करें और पर्टिकुलर कैटेगरी में हम रीडायरेक्ट हो जाएं तो हम वो कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम जो हमने सब कैटेगरी क्रिएट की थी, जैसे सब कैट 1 है, इसको हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट अपने वेब स्लाइडर पे क्लिक करें और सब कैटेगरी 1 में रीडायरेक्ट हो जाएं तो हम यहाँ पे वो कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है हमारे पास में इसका रीअरेंजमेंट। अगर हम इस कैटेगरीज को रीअरेंज करना चाहते हैं तो हम सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इस तरह से। हम अगर इसको नंबर 3 पे देखना चाहते हैं या हम इसको नंबर 2 पे देखना चाहते हैं तो सिंपली इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे। इसका लाइव रिफ्लेक्शन होता है हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम।
अभी देखिए ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गई है नंबर 2 के ऊपर। ये हमारी नंबर 3 की इमेज है, ये हमारी नंबर 1 की इमेज है। अब यहाँ पे हमने नंबर 1 की इमेज के ऊपर शॉप बाय कैटेगरी हमने एक डाला हुआ है, यानी कैटेगरी जो हमारी सब कैटेगरी 1 है उसको हम चाहते हैं कि रीडायरेक्ट हो जब हम इस इमेज पे क्लिक करें। तो हम ये भी रन करके देख लेते हैं। देखिए हमने इसको क्लिक किया है, अब हम डायरेक्टली रीडायरेक्ट हो गए हमारी सब कैटेगरी 1 में। और हम जानते हैं सब कैटेगरी 1 में हमने एक आइटम को भी मैप किया हुआ था जो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, शो हो रहा है हमारे पास सामने यहाँ पे। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। हम वापस से आ जाते हैं हमारे स्लाइडर इमेज ऑप्शन के ऊपर, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर इमेज पे क्लिक करके पर्टिकुलर कैटेगरी में रीडायरेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम वापस आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अब हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं जो हमने प्रोडक्ट को मैप किया हुआ था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी सब कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट मैप है। हमने डायरेक्टली कैटेगरी ओपन कर ली है जिससे कि हमारा प्रोडक्ट हमारे सामने आ गया है। और हमने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक फ़िल्टर के अंदर भी लगा के रखा था। तो अब अगर हम फ़िल्टर का यूज़ करते हैं तो किस तरह से हमारा आइटम सर्च होकर आएगा ये भी हम अभी देख लेते हैं। उससे पहले हम डायरेक्टली पहले इस कैटेगरी को ओपन करेंगे। जैसे हमारी अदर्स कैटेगरी थी, अदर कैटेगरी के अंदर हमारी जो सब कैटेगरी है हम यहाँ से भी इसको क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे सेम पेज ओपन होता है। अगर हम अदर कैटेगरी पे क्लिक करते हैं यहाँ पे तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पेज आता है जिसमें हमें 2 कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। अगर सब कैटेगरी हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो भी हमारा ये देखिए सब कैटेगरी का जो आइटम हमारा मैप्ड है वही पेज यहाँ पे ओपन हुआ है, यानी हमारी सब कैटेगरी ओपन हुई है। इसके बाद अब हम फ़िल्टर का यूज़ करके देखते हैं जो हमने टाइप के अंदर टेस्ट नाम के फ़िल्टर में इसको मैप किया था। अगर हम यहाँ पे देखिए टेस्ट का फ़िल्टर लगाते हैं तो हमारे पास आइटम यहाँ सर्च होकर आता है। अगर हम यहाँ पे कोई और फ़िल्टर यूज़ करेंगे, जैसे हमने ब्लूटूथ फ़िल्टर यूज़ किया यहाँ पे, तो देखिए हमारा आइटम यहाँ पे सर्च होकर नहीं आएगा क्योंकि हमने इसमें मैप नहीं किया था। इसी के साथ साथ अगर हम XYZ फ़िल्टर यूज़ करते हैं तो भी हमारा आइटम सर्च होकर नहीं आएगा क्योंकि हमने इस फ़िल्टर में अपने आइटम को मैप नहीं किया है। जब हम टेस्ट फ़िल्टर का यहाँ पे यूज़ करेंगे तभी हमारा आइटम हमारे यहाँ पे शो होके आएगा स्क्रीन पे, क्योंकि इसी पर्टिकुलर आइटम को हमने अपनी टेस्ट जो फ़िल्टर है उसमें मैप किया हुआ है। अब हम आइटम को ओपन करके देख लेते हैं। ये हमने देखिए आइटम पे क्लिक किया है, हमारा आइटम यहाँ पे ओपन हो गया है। ये हमने इमेज अपलोड की थी जो हमें जूमिंग के फॉर्म में देखने को मिल रही है। यहाँ पे हम इसको जूम कर सकते हैं अपने कर्सर को मूव करके। इसके बाद यहाँ पे हमारे आइटम की डिटेल्स शो हो रही हैं, जैसे कि 230 हमारे आइटम की रेट है, हमने 250 इसकी MRP रखी हुई थी। तो यहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन के साथ 8% ऑफ मिल रहा है देखने को। इसके बाद इन स्टॉक जो क्वांटिटी है हमारी 99 है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। इसका साइज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारे पास। इसके बाद यहाँ पे बाय नाउ और ऐड टू कार्ट का बटन है। उसके बाद जो हमने डिटेल्स यहाँ पे ऐड की हुई हैं वो हमें सामने शो हो रही हैं। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट डिटेल्स हमारे प्रोडक्ट की हमें देखने को मिलती हैं। इसी के साथ जो उसके रिलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं वो हमें नीचे देखने को मिल रहे हैं। सो ये हमारा आइटम है कि हमें किस तरह से हमने जो मैपिंग की हुई है तो हमें देखने को मिल रहा है हमारे वेबसाइट के ऊपर। वापस से आते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है स्लाइडर इमेज अपलोड के बाद में कूपन मास्टर का। अब कूपन मास्टर में अगर हमें कोई कूपन क्रिएट करना है, ठीक है, तो हम जिससे कि हम अपने कस्टमर को वो कूपन दे सकें, उनको कस्टमर को कोई डिस्काउंट मिल सके, जैसे परसेंटेज वाइज हो या अमाउंट वाइज हो, तो हम कोई कूपन भी क्रिएट कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। इसको क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे कूपन का नेम का ऑप्शन दिख रहा है, हमें यहाँ पे कूपन का नेम देना होता है। कूपन का नेम देने के बाद में सेकंड ऑप्शन यहाँ पे कूपन कोड होता है। यही वो कूपन कोड होता है जो कस्टमर एंटर करके बेनिफिट ले सकते हैं या डिस्काउंट उनको इसी कूपन कोड से मिलता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट टाइप का ऑप्शन है। हम जो डिस्काउंट है जो कूपन क्रिएट कर रहे हैं उसमें किस तरह से डिस्काउंट देना चाहते हैं, हम परसेंटेज में डिस्काउंट देना चाहते हैं या हम अमाउंट में डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद डिस्काउंट वैल्यू है, अगर हम परसेंट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे तो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या हम अमाउंट सेलेक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हमें कोई भी सिंबल यूज़ नहीं करना होता है, डायरेक्टली हमें सिर्फ वैल्यूज़ एंटर करनी होती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो टेबल अवेलेबल है इसमें 3 कूपन्स ऑलरेडी क्रिएटेड है, एक इसमें अमाउंट में क्रिएटेड है और 2 इसमें परसेंटेज में क्रिएटेड है। ठीक है, तो हम किसी भी एक कूपन को एडिट मोड में ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट वाला कूपन जो है देखिए एडिट मोड में ओपन कर लिया है। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये कूपन नेम हो गया हमारा कूपन 15 नाम से। इसी के साथ कूपन कोड भी हमने सेम रखा हुआ है, कैपिटल लेटर्स में विदाउट स्पेस हमने 15 डाला हुआ है यहाँ पे। फिर हमने डिस्काउंट टाइप इसमें परसेंटेज रखा हुआ है कि हम एज अ परसेंटेज डिस्काउंट देना चाहते हैं कूपन के थ्रू। इसके बाद डिस्काउंट की वैल्यू हमने 15 रखी है कि 15% डिस्काउंट रहेगा। फिर आता है हमारा कूपन रूल का ऑप्शन।
इसमें हम जब क्लिक करते हैं तो कूपन रूल में हमें दो ऑप्शंस मिलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड है मल्टीपल ऑर्डर। इसका मीनिंग है कि अगर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं सो ये जो कूपन है ये कस्टमर सिर्फ अपने जिस भी कस्टमर के पास ये कूपन रहेगा सो वो अपने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर पे ही इसको यूज़ कर पाएंगे, उसके बाद ये कूपन एक्सपायर हो जाएगा, इसको यूज़ नहीं कर सकते, इनएक्टिव हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर के अलावा भी मल्टीपल टाइम्स कस्टमर जो है इसी कूपन को यूज़ कर पाएँ तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल ऑर्डर। तो एक कस्टमर मल्टीपल टाइम्स, एक से ज़्यादा बार भी इस कूपन को यूज़ कर सकते हैं अगर हम इसको मल्टीपल ऑर्डर रखते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है मैक्सिमम यूजेस लिमिट। यहाँ पे हम अपने कूपन की मैक्सिमम यूजेस लिमिट डाल सकते हैं कि ये कूपन टोटल कितनी बार यूज़ होगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 50 लिमिट डाली हुई है इट मीन्स कि ये कूपन टोटल 50 टाइम्स यूज़ होगा। एक बात हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो 50 लिमिट है तो ये पर कस्टमर वाइज नहीं है, ये एक एक कस्टमर की लिमिट नहीं है कि हर कस्टमर को 50 टाइम्स की लिमिट मिल रही है, ये टोटल लिमिट है। एक कस्टमर चाहे 10 बार यूज़ करें, सेकंड कस्टमर इसको 30 टाइम्स यूज़ करें, अदर कस्टमर इसको 20 टाइम्स यूज़ करें, इसके बाद ही हमारा कूपन जो है वो फिनिश हो जाएगा क्योंकि इसकी 50 लिमिट रीच हो जाएगी। तो ये पर कस्टमर की लिमिट नहीं होती है, ये टोटल कूपन की लिमिट होती है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है मिनिमम ऑर्डर अमाउंट। सो यहाँ पे हम मिनिमम ऑर्डर अमाउंट डिफाइन करते हैं कि जब तक कस्टमर इतने अमाउंट की शॉपिंग नहीं करते हैं, हमें ऑर्डर प्लेस नहीं करते, तब तक उनको इस कूपन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तब तक उनको इसका डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम मिनिमम ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कूपन एक्सपायरी डेट। हम यहाँ से कूपन की एक्सपायरी डेट डिफाइन कर सकते हैं, हमारा कूपन की वैलिडिटी हम डिफाइन कर सकते हैं, कब तक हमें इसको वैलिड रखना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन होता है स्टेटस का। इसका जो स्टेटस है हम एनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ से एनेबल या डिसेबल इस कूपन को कर सकते हैं। इसके बाद हम ये डिटेल्स को सेव कर लेते हैं जिससे कि हमारा ये कूपन क्रिएट हो जाता है। तो ये थी हमारे ऑप्शन कूपन क्रिएट करने के लिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम मूव करते हैं, वो है डिलीवरी चार्जेस मास्टर। इसको हम ओपन करते हैं। डिलीवरी चार्जेस मास्टर के अंदर हम अगर अपने ऑर्डर के ऊपर कोई डिलीवरी चार्जेस लगाना चाहते हैं या ऑर्डर के ऊपर हम फ्री डिलीवरी रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। सो इसमें हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है शिपिंग टाइप। इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो हमें दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला है फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर। हम चाहते हैं कि कस्टमर हमें कितने का भी ऑर्डर करें, अमाउंट कुछ भी हो, हम हर ऑर्डर के ऊपर शिपिंग चार्ज नहीं लेना चाहते, एज अ फ्री शिपिंग रखना चाहते हैं, किसी भी तरह का शिपिंग चार्ज नहीं करना चाहते हैं। तो इसको हम फ्री शिपिंग सेलेक्ट करके स्टेटस को इनेबल करेंगे। तो इससे हमारा जो भी ऑर्डर आएगा उसके ऊपर डिलीवरी चार्जेस नहीं लग पाएंगे, सारी शिपिंग हमारी फ्री रहेगी। लेकिन हम चाहते हैं चार्जेस क्रिएट करना कि पर्टिकुलर अमाउंट वाइज जो भी हमारे ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं उसके ऊपर हम कोई अगर चार्जेस लगाना चाहते हैं शिपिंग चार्जेस, तो हम सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जो है बेस्ड ऑन ऑर्डर टोटल। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, स्टेटस हम इनेबल करेंगे जो ऑलरेडी इनेबल दिख रहा है हमको। फिर नीचे हम देख रहे हैं तो हमारे पास कुछ स्लैब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर हम स्लैब्स में बनाना चाहते हैं तो हमारा भी जो स्लैब्स हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे बिल अमाउंट में लिखा है 0, बीच में हमारा सिलेक्टेड है ग्रेटर देन, यहाँ पे एक ही ऑप्शन होता है ग्रेटर देन। इसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पे होता है शिपिंग चार्जेस जिसमें लिखा हुआ है 30। ठीक है, इट मीन्स कि जब 0 अमाउंट से ज़्यादा का बिल होगा, अब वो 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ से लेके 400 रुपीज़ तक भी हो सकता है, तब तक हमारे शिपिंग चार्जेस रहेंगे 30। और जैसे ही 400 के अबव बिल हुआ यानी 401 रुपीज़ 402 रुपीज़ से लेके 800 तक, तो शिपिंग चार्जेस हमारे हो जाएंगे 15 रुपीज़। और जब 800 से अबव बिल होगा, 800 से अबव कोई भी हमारे पास ऑर्डर अगर रिसीव होता है तो उस पर शिपिंग चार्जेस हमारे हो जाएंगे 0 ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से हम क्या है डिफरेंट स्लैब्स में भी अपना शिपिंग चार्जेस को ऐड कर सकते हैं, है ना, क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें और भी इसके आगे बनाने हैं, अभी हम चाहते हैं कि 800 के ऊपर 10 रुपीज़ लगे जो कि वैलिड रहे 1000 तक, तो हम यहाँ 1000 की वैल्यू डालेंगे। इसके बाद हम चाहते हैं कि 1000 के ऊपर शिपिंग चार्ज 0 हो जाए, कोई शिपिंग चार्ज नहीं लेना चाहते, इसको हम 0 कर सकते हैं। सो इस तरह हम एक रेंज के अंदर, एक स्लैब के अंदर भी शिपिंग चार्ज या डिलीवरी चार्जेस को क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज़ हमें ध्यान रखना होती है कि दोनों जो शिपिंग टाइप्स हैं हमारे, दोनों एक साथ वर्क नहीं करते हैं, एट ए टाइम एक ही वर्क करता है। अगर आपने फ्री शिपिंग किया हुआ है तो आपके सारे ऑर्डर्स हों चाहे कितने ही अमाउंट का हो उस पर सभी पे शिपिंग चार्जेस फ्री रहेगा। लेकिन अगर आप सेकंड वाले का यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आप स्लैब्स में बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारा अवेलेबल होता है वो है ऐप कस्टमर्स। इसको हम ओपन कर लेते हैं ऐप कस्टमर्स को। यहाँ पे हमें एक ऐप कस्टमर की लिस्ट मिल गई है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है स्टेटस का, इसको हम देख लेते हैं। स्टेटस में जब हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला है रजिस्टर्ड, तो अभी हमने रजिस्टर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे हमारे जो कस्टमर की लिस्ट आई है ये रजिस्टर्ड कस्टमर की लिस्ट आई है। इट मीन्स कि हमारे कस्टमर जब रजिस्ट्रेशन करते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर या अपनी एप्लीकेशन के ऊपर तो उनके पास एक OTP जाता है अपने नंबर को वेरीफाई कराने के लिए।
तो अगर वो OTP डाल के अपने नंबर को वेरीफाई करते हैं तब जाके वो हमारे रजिस्टर्ड कस्टमर की लिस्ट में आते हैं, इस तरह से जिनकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फ़िल्टर है वो होता है अनरजिस्टर्ड का। तो अनरजिस्टर्ड मीन्स कि हमारे अगर कस्टमर आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करते हैं और उनके पास OTP जाता है बट वो OTP से अपना नंबर वेरीफाई नहीं करते हैं, इस कंडीशन में वो अनरजिस्टर्ड कस्टमर होते हैं क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया है। तो वो अनरजिस्टर्ड कस्टमर ऐसे आपको यहाँ पे शो होते हैं सिर्फ यूज़र नेम के साथ में। इसी तरह थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आता है इनएक्टिव कस्टमर्स का। तो अभी कोई भी हमने कस्टमर को इनएक्टिव नहीं किया है इसलिए हमारी ये लिस्ट एम्प्टी है। हम इनएक्टिव कर सकते हैं अपने कस्टमर को, जैसे हम रजिस्टर कस्टमर में जाते हैं यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास नेम, मोबाइल नंबर, यूज़र ID, कस्टमर का पासवर्ड, यहाँ पे हमें सब कुछ शो हो रहा है। रजिस्टर्ड डेट है, रजिस्टर्ड टाइम है, स्टेटस है। यहाँ पे स्टेटस में हम देखना है अभी सब कस्टमर का हमारा जो स्टेटस है वो एक्टिव है। अगर हम किसी कस्टमर को इनएक्टिव करना चाहते हैं तो डायरेक्टली इस एक्टिव के बटन पे क्लिक करके उसको इनएक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम किसी को इनएक्टिव नहीं करेंगे यहाँ पे। इसके बाद लास्ट ऑप्शन यहाँ पे एक सिंबल है हमारा जो कि हमें कस्टमर की इन्फॉर्मेशन बताता है। इस पर हम क्लिक करते हैं, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि किस टाइम में रजिस्ट्रेशन किया है इन्होंने, किस डेट में रजिस्ट्रेशन किया है, क्या डिटेल्स हैं कस्टमर की। तो हम यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स पे चेक कर सकते हैं इस सिंबल पे क्लिक करके, जो लास्ट में यहाँ पे अवेलेबल होता है। सो ये थे हमारे ऑप्शंस, बेसिक ऑप्शंस, जिसके थ्रू हमने देखा कि किस तरह से हम अपने वेबसाइट हो हमारी ई-कॉमर्स या हमारी एप्लीकेशन हो उसको हम मैनेज कर सकते हैं। क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास इनेबल रहते हैं अपनी वेबसाइट को मैनेज करने के लिए। इस वीडियो में हमने अभी कवर किया। अब थोड़ा सा हम अपनी जो है वेबसाइट को यहाँ पे टैली कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज यहाँ पे क्रिएटेड है और कैटेगरीज़ के अंदर जब हम कर्सर रखते हैं तो यहाँ पे उसकी सब कैटेगरीज़ भी हमारे सामने शो होती हैं। अब पर्टिकुलर सब कैटेगरीज़ को जब हम ओपन करते हैं, जैसे हम अभी हेयर केयर को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हमने एक पर्सनल केयर में हेयर केयर सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कुछ हमारे आइटम्स शो हो रहा है हमारे सामने, ठीक है। अब हम फ़िल्टर का सही यूज़ करना है यहाँ पे देखते हैं थोड़ा। हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर या एट्रीब्यूट जो हम जिसको बोलते हैं वो यहाँ पे हमारे क्रिएटेड है ऑलरेडी, ठीक है। जिसमें हमारा एक साइज़ का एट्रीब्यूट यहाँ पे क्रिएटेड है। साइज़ के अकॉर्डिंगली हम अगर साइज़ के थ्रू चेक करना चाहते हैं, अगर प्राइस वाइज के थ्रू करना चाहते हैं तो उसका भी फ़िल्टर हम लगा सकते हैं। देखिए हमने अभी प्राइस चेंज किया तो हमारी जो लिस्ट है वो यहाँ पे चेंज हो गई है। उसी प्राइस रेंज के हमारे प्रोडक्ट्स ओपन हुए हैं। वापस से हम इसको फुल रेंज पे करते हैं, देखिए हमारा फिर से रिफ्लेक्शन चेंज हो गया है, यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। इसके बाद हमारा टाइप का जो हमने एक फ़िल्टर क्रिएट किया हुआ है, जिसमें हमने टेस्ट में एक आइटम को भी मैप किया था, इस टेस्ट का हम यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा पर्टिकुलर वही आइटम सर्च होकर आया है जो इस फ़िल्टर में मैप था या एडिट था। तो इस तरह से हम डिफरेंट फ़िल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ को हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, हम आइटम्स को चेक कर सकते हैं। अब ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम यहाँ पे आइटम को डायरेक्टली जो देख रहे हैं अभी, तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं हमारे कस्टमर। चाहे तो यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करके यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आइटम को पर्टिकुलर ओपन करके भी यहाँ से ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। जैसे कि बाय नाउ है या ऐड टू कार्ट है, इसका यूज़ करके डायरेक्टली यहाँ से भी ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। सो इस वीडियो में हमने कवर किया कि हमें किस तरह से अपने ER4U सॉफ्टवेयर से अपनी एप्लीकेशन या अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट को मैनेज करना है, क्या क्या ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल रहते हैं, किस तरह से हमें अपने आइटम की मैपिंग करना है, कैसे हमें अपनी इमेजेस अपलोड करनी है, आइटम की प्रोडक्ट्स की डिटेल को फिलअप करना है, कैसे हम डिफरेंट फ़िल्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। सो ये सारी डिटेल्स हमने इस वीडियो में कवर की हैं।